दरअसल देहरादून में पानी के विवाद में ऐसा खूनी रूप अख्तियार कर लिया कि पूरा इलाका दहल उठा। दरअसल हत्या के बाद भड़की हिंसा और आगजनी के साथ ही विरोध प्रदर्शन ने पूरे इलाके को तनाव के माहौल में धकेल दिया। आखिर पानी के विवाद से शुरू हुआ ये झगड़ा खूनी संघर्ष में कैसे बदला और इस मामले में अब तक पुलिस जांच में क्या तथ्य सामने आए, देखिए रिपोर्ट। जलते हुए मकान, सड़कों पर उतरी भीड़, पुलिस के साथ धक्का मुक्की और हर तरफ गूंजते नारे। देहरादून के बैरागी वाला गांव का ये वही इलाका है जहां बजरंग दल कार्यकर्ता विनोद कश्यप की हत्या के बाद हालात बेकाबू हो गए। गुस्साई भीड़ आरोपियों के घरों तक पहुंच गए, पत्थरबाजी हुई और एक घर को आग के हवाले कर दिया गया। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि पुलिस को अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा। बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत पानी को लेकर हुए झगड़े से हुई, लेकिन कुछ ही देर में ये विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि विनोद कश्यप पर लाठी डंडों से हमला किया गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। घटना के बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज में सड़कों पर दौड़ते लोग, हाथों में लाठी डंडे और अफरा तफरी का माहौल साफ दिखाई दे रहा है। घर के भीतर घुसकर इस उग्र भीड़ ने पूरे परिवार पर जानलेवा हमला बोला। बीच बचाव करने आए बीजेपी नेता विनोद कश्यप के सिर पर हमलावरों ने हथौड़े से ताबड़तोड़ कई वार किए। विनोद ने मौके पर ही तड़प कर दम तोड़ दिया। वहीं भाई अशोक, राजेश और बहन सुषमा को अधमरा कर दिया गया, जो इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। हत्या की खबर फैलते ही हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। एनएच पर जाम लगा दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने इसे मॉब लिंचिंग बताया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार संपर्क में हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी पल पल की जानकारी ले रहे हैं और जहां तक भी कानून का हाथ एक्सटेंड हो सकता है, जहां तक की भी कानून इजाजत दे सकता है, प्रशासन वहां तक की सख्त कार्रवाई करेगा और ऐसी कार्रवाई कर रहा है कि अपराध को अंजाम देने वाले लोग या उनके साथी उनकी पीढ़ियां भी याद करें। पुलिस ने इस मामले में कई नामजद आरोपियों समेत दर्जनों अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। साथ ही आगजनी, पथराव और हिंसा में शामिल लोगों की पहचान भी की जा रही है। 3 घरों पर अभी एक्शन हो चुका है। घरों को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा चुका है। अभी भी जो हिंदूवादी संगठन के लीडर्स हैं, उनके वर्कर्स हैं, वो लगातार यहाँ पर दबाव बना रहे हैं कि और भी एक्शन होना चाहिए। जो अब वर्कर्स थे, जो लीडर्स थे, वो ये इस बात की मांग कर रहे थे कि विनोद कश्यप की हत्या करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। उनके घरों पर बुलडोजर। पुलिस ने इस मामले में रजाक, इम्तियाज, इश्तियाक, अमन, यूनुस समेत 12 नामजद लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, जबकि 30 से 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। इलाके में कोई बवाल ना हो, इसके लिए बाकायदा पीएसी तैनात की गई है। देखिए, जो विक्टिम था उसके परिवार द्वारा जो है तहरीर दे दी गई थी, जिसमें जो है तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो टीमें हैं वो लगी हुई है और जल्दी जो है अक्यूज जो है, मेन अक्यूज जो नामजद है, इसमें उनकी अरेस्टिंग कर ली जाएगी और मौके पे जो है स्थिति सामान्य है और सबसे पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। ड्रोन और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए हालात पर नजर रखी जा रही है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कल रात बैरागी वाला गांव में आखिर क्या हुआ? क्या सिर्फ पानी बना खूनी संघर्ष की वजह है या फिर पुरानी दुश्मनी ने ले ली जान? मामूली विवाद कैसे हिंसा में तब्दील हो गया? कौन है इस खूनी कांड के असली जिम्मेदार? इन सवालों के जवाब अब पुलिस जांच से सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देहरादून में माहौल गर्मा गया है। न्याय की मांग को लेकर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी का भी आरोप है। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज करके हालात को काबू में करने की कोशिश की। अब हिंदू संगठन हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि खून का बदला खून होना चाहिए। इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था और इसके बाद अब 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बाकी आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई।
तो एक तरफ देहरादून जल रहा था तो दूसरी तरफ धामी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। हत्या के आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल चुका है। सरकार का संदेश साफ है, कानून को चुनौती देने वालों को बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं है, बल्कि उस मानसिकता का है जिसने हत्या के बाद पुलिस पर पत्थरबाजी भी की और अब शुरुआत हुई है बुलडोजर के एक्शन से। सरकार का दावा यह भी है कि हिंसा और अराजकता फैलाने वालों का एक एक करके पूरा हिसाब होगा। देहरादून में हत्या के आरोपियों पर धामी का बुलडोजर चल गया। पहले खून बहा, फिर पुलिस पर पथराव हुआ, पूरा इलाका दहल उठा। देवभूमि में कानून को चुनौती दोगे तो जवाब बुलडोजर ही देगा। और फिर वही हुआ जिसकी मांग सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक उठ रही थी। प्रशासन हरकत में आया और हत्या के आरोपियों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर पहुंच गया। देखते ही देखते दीवारें गिरने लगी और अवैध कब्जों का हिसाब शुरू हो गया। शायद मियां भाई ने सोचा नहीं था कि एक हिंदू की हत्या के बाद उनका हिसाब इतनी जल्दी होगा। विनोद कश्यप की हत्या से उबल रहे जनाक्रोश के बीच प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। आरोपी रज्जाक और इम्तियाज के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर साफ संदेश दिया गया कि अपराध के बाद कानून से बच निकलना आसान नहीं होता। बुलडोजर एक्शन के जरिए प्रशासन ने अपनी मंशा साफ कर दी है। देवभूमि में कानून तोड़ने वालों को किसी तरह की रियायत नहीं मिलेगी। जी मीडिया की टीवी स्क्रीन पर बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पर, और इतनी भारी संख्या में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये पहला एक्शन होने जा रहा है। और इस तरह से इसी की मांग फिलहाल हो रही थी। लेकिन बुलडोजर एक्शन से पहले बैरागी वाला गांव में हालात बेकाबू हो चुके थे। हत्या के बाद इलाके में तनाव भड़क उठा, आगजनी हुई, हंगामा हुआ और जब हालात संभालने पुलिस पहुंची तो उस पर भी पथराव किया गया। खाकी को निशाना बनाया गया, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। हालात इतने बिगड़े कि भारी पुलिस बल और अतिरिक्त फोर्स को मौके पर तैनात करना पड़ा। घंटों की मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पाया जा सका। जो आरोपी थे उनके घरों पर कार्रवाई के लिए 10 बजे का समय दिया गया था, लेकिन उस तक प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। इसके बाद स्थानीय जो युवा थे और साथ में हिंदूवादी संगठनों के नेता वो पहुंचे और इसी तरह से एक एक करके न सिर्फ घरों में आग लगाई, जो एग्रीकल्चर के मशीनें थी उसमें आग लगाई। पुलिस प्रशासन की टीम जो लगातार यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनको भगाने की और शांत करने की कोशिश में लगी हुई थी। सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं है, सवाल कानून के राज का है। एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, एक व्यक्ति की जान चली गई और उसके बाद पुलिस पर हमला हुआ। के अंदर कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा, अपराध करेगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी अपराधी है वो अपराध करके बच नहीं पाएगा। लेकिन अब धामी सरकार के बुलडोजर एक्शन ने साफ संदेश दे दिया है कि देवभूमि में हिंसा, अराजकता और कानून को चुनौती देने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। कानून का डंडा भी चलेगा और जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बुलडोजर का एक्शन सिर्फ देहरादून के गुनहगारों पर ही नहीं हुआ, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राज्यों में अवैध कब्जों और निर्माणों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। यूपी से लेकर राजस्थान और उत्तराखंड में बुलडोजर ने कहीं सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया तो कहीं ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के लिए प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है और इसका जरिया बुलडोजर बन रहा है। तीन राज्य, 4 शहर और एक एक्शन। अवैध निर्माण को मिट्टी में मिलाने का अभियान। गाजियाबाद के लोनी में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया गया तो कुशीनगर में ग्राम सभा के तालाब की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। उधर हरिद्वार में 25 बीघा जमीन पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर जेसीबी चल गई और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले के संरक्षित इलाके में
200 से ज्यादा अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की है। यूपी हो या उत्तराखंड या फिर राजस्थान, हर सूबे में कब्जा गैंग पर महाबली का प्रहार हो रहा है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब ट्रॉनिका सिटी इलाके में प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सड़क किनारे सरकारी जमीन पर बनी एक अवैध मजार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन के मुताबिक मजार सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाई गई थी। इसे हटाने के लिए पहले नोटिस जारी किया गया था, लेकिन तय समय सीमा पूरी होने के बाद भी कब्जा नहीं हटाया गया। इसके बाद प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई। कब्जा गैंग के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई कुशीनगर में भी हुई। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन इंद्रसेनवा गांव में ग्राम सभा के तालाब की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया। एसडीएम के निर्देश पर राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। प्रशासन ने साफ किया है कि सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी यूं ही जारी रहेगा। यूपी ही नहीं, अवैध निर्माण पर पीला पंजा उत्तराखंड में भी चल रहा है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के खिलाफ बड़ा बुलडोजर एक्शन लिया। शहर से लेकर देहात तक करीब 25 बीघा जमीन पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। वहीं अन्य की गांव में एक अवैध कमर्शियल निर्माण को भी सील कर दिया गया। बुलडोजर एक्शन से अवैध कॉलोनाइजर्स में हड़कंप मचा हुआ है। बुलडोजर की दहाड़ राजस्थान में भी सुनाई पड़ी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले के आसपास अतिक्रमण पर एएसआई का बड़ा एक्शन हुआ। संरक्षित इलाके में बने 209 से ज्यादा आवासीय और व्यावसायिक अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त चित्तौड़गढ़ किले की ऐतिहासिक पहचान बचाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है और एएसआई ने साफ कर दिया है कि इस इलाके में अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको यूपी से सामने आई डीरेल मॉड्यूल की सनसनीखेज खबर दिखाते हैं। दरअसल लखनऊ में पंजाब मेल के सामने 50 किलो वजनी लोहे का चौखट रखकर एक बड़ा रेल हादसा कराने की कोशिश की गई, लेकिन लोको पायलट की सतर्कता से यह साजिश नाकाम हो गई है। लेकिन सवाल यह कि आखिर यूपी में बार बार रेलवे ट्रैक को निशाना कौन बना रहा है? क्या ये महज शरारत है या फिर ट्रेनों को पटरी से उतारने के लिए कोई संगठित डी रेल मॉड्यूल सक्रिय है? देखिए विशाल रघुवंशी की ग्राउंड रिपोर्ट। ट्रैक पर चौखट, टारगेट पर ट्रेन। यूपी में कौन चला रहा है डीरेल मॉड्यूल? अमृतसर से हावड़ा जा रही पंजाब मेल और उसके सामने मौत का घाट। लखनऊ कैंट के दिलकुशा ब्लॉक हट के पास रेलवे ट्रैक पर 50 किलो वजनी लोहे का चौखट रखा गया था। अगर लोको पायलट की नजर कुछ सेकंड देर से पड़ती तो तस्वीर कुछ और भी हो सकती थी। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन तब तक इंजन उस लोहे के चौखट से टकरा चुका था। चौखट इंजन के नीचे फंस गया और एक बड़ा हादसा टल गया। इस पूरे इंजन ट्रैक पर 50 किलो वजनी लोहे के चौखट से जब ट्रेन टकराई तो वो इंजन में फंस गई। हालांकि लोको पायलट ने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत ही इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया था। इस पूरे मामले में फिलहाल रेलवे के अधिकारी और आरपीएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया है। इसके साथ साथ आसपास के जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। राजधानी लखनऊ में पंजाब मेल को पटरी से उतारने की साजिश ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल है कि यूपी में ट्रेनों का दुश्मन कौन है? पटरियों पर मौत का जाल कौन बिछा रहा है? रेल सुरक्षा पर किसकी नजर है? क्या किसी बड़े हादसे की तैयारी थी? क्या यूपी में कोई डीरेल मॉड्यूल सक्रिय है? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि यूपी एटीएस और एसटीएफ ने खुलासा किया था कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और गैंगस्टर आतंकी शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल के निशाने पर रेलवे ट्रैक और ट्रेन थी। भट्टी का ये नेटवर्क सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टरपंथी बनाकर भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। भट्टी साहब तैयार हो जाओ, ये हमारा मिशन है। कुछ महीनों पहले यूपी में रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर, पत्थर, सरिया और दूसरे सामान रखे जाने की घटनाएं लगातार सामने आ चुकी हैं। 22 जून 2025
मल्हौर स्टेशन के पास हमसफर एक्सप्रेस के सामने लोहे की होर्डिंग का भारी भरकम ढांचा रख दिया गया था। 22 अप्रैल 2025 लखनऊ के उतरेटिया के पास पटरियों पर लोहे का बड़ा दरवाजा मिला था और कुछ पेट्रोल क्लिप्स भी निकाली गई थी। 16 अप्रैल 2025 मलिहाबाद में गरीब रथ एक्सप्रेस लकड़ी के भारी तने से टकरा गई थी। 24 अक्टूबर 2024 दीपावली से पहले ट्रैक पर लकड़ियों के लट्ठे और बड़े पत्थर रखकर साजिश रची गई थी। हर बार की तरह इस बार भी लोको पायलट्स की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। लेकिन बार बार दोहराई जा रही ऐसी घटनाएं रेलवे सुरक्षा और ट्रैक की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। और अब लखनऊ में 50 किलो का लोहे का चौखट मिलने से जांच एजेंसीज भी सतर्क हो गई हैं। रेलवे अधिकारियों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। सर्विलांस टीम एक्टिव है और खुफिया एजेंसीज को भी अलर्ट कर दिया गया है। यानी अब जांच सिर्फ ट्रैक पर रखे गए चौखट की नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे पूरे नेटवर्क की हो रही है। सवाल यह भी है कि अगर लोको पायलट ने वक्त रहते ब्रेक नहीं लगाया होता तो लखनऊ में बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और क्या यूपी में ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश के पीछे कोई डीरेल मॉड्यूल काम कर रहा है? लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यूपी में साजिश चाहे आतंकियों की हो या छोटे मोटे अपराधियों की, योगी राज में सबका हिसाब पक्का है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही योगी सरकार में अपराधियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। बरेली से लेकर आगरा, गोंडा से लेकर मुजफ्फरनगर और अमेठी तक पुलिस ने एनकाउंटर और छापेमारी के जरिए अपराधियों पर शिकंजा कसा है। हत्यारा, इनामी, बदमाश, यूपी में सबका बुलेट इलाज। योगी राज में अपराध पर वीकेंड प्रहार। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सुदृढ़ कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश अब फेयर जोन से फेड जोन में बदल गया है। यूपी के हर शहर, हर जिले और हर संवेदनशील इलाके में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। मेगा अभियान का मकसद साफ है, अपराध का अंत और कानून का राज। ये 5 तस्वीरें यूपी में योगी फोर्स के दनादन एनकाउंटर की पूरी कहानी बयां कर रही हैं। अमेठी से मुजफ्फरनगर, आगरा, गोंडा और बरेली तक योगी फोर्स का एक्शन साफ नजर आ रहा है और अपराधियों का गैंग लंगड़ा रहा है। पहली तस्वीर बरेली की है, जहां बहेड़ी इलाके में राहगीरों से लूट करने वाले बदमाश करण को पुलिस ने पैर में गोली मारकर धर दबोचा। गोली लगते ही बदमाश के हौसले पस्त हो गए और वो गलती हो गई साहब कहकर पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगे। योगी साहब, अब नहीं करूंगा गलती। आगरा में चर्चित महिला हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने वांछित आरोपी मनु को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। अस्पताल पहुंचे आरोपी ने जेवर के लालच में हत्या की बात कबूल की। उधर गोंडा में भी एसओजी और करनैलगंज की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। सोनहरा मोड़ के पास हुई मुठभेड़ में शातिर चोर रामचंद्र गुप्ता के पैर में गोली लगी, जबकि उसके 2 और साथियों नईम और चांद बाबू को भी धर दबोचा गया। इनके पास से भारी मात्रा में कैश, सोना चांदी और चोरी की बाइक बरामद हुई है। मुजफ्फरनगर में अंकित हत्याकांड के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बुढ़ाना के बसी रोड पर हुई इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से आरोपी ब्रह्म सिंह घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक 2 दिन पहले आरोपी रंजिश के चलते अंकित की पीट कर हत्या की गई थी। आरोपी के खिलाफ हत्या, जानलेवा हमला और आर्म्स एक्ट समेत आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। अमेठी में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। लूट के मामले में 25,000 के इनामी बदमाश इमरान को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में वो घायल हो गया। उसके पास से लूट का सामान, नकदी और अवैध तमंचा बरामद हुआ है। योगी फोर्स का मिशन क्लियर है। उत्तर प्रदेश में क्राइम की कमर तोड़ने के लिए ऑपरेशन लंगड़ा फुल स्पीड में चलता रहेगा और यूपी पुलिस का दावा है कि यह अभियान तब तक नहीं रुकेगा जब तक अपराधियों का नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त नहीं हो जाता। ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी के बाद अब बात बंगाल की, जहां शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल को अपराधी मुक्त बनाने की लगातार मुहिम छेड़ रखी है और शुभेंदु सरकार को जनता का भी पूरा साथ मिला है। दरअसल बंगाल में टीएमसी के गुंडों के साथ बड़े नेता भी कानूनी शिकंजे में और दूसरी तरफ वसूलीबाज नेता और घुसपैठिए कानून के डंडे से बचने के लिए खुद ही कहीं सरेंडर कर रहे हैं तो कहीं खुद कट मनी वापस कर रहे हैं। शुभेंदु की टाइम मशीन, बंगाल का बदला सीन।
बंगाल में हर अपराध का अब हो रहा पक्का इलाज। शुभेंदु राज वसूली बाजों पर गाज, टीएमसी के रंगदारों का इलाज। जब से बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने सत्ता संभाली, तब से 15 साल के क्राइम का हिसाब किताब शुरू हो चुका है। ये है नेहाटी म्युनिसिपल चेयरमैन अशोक चटर्जी के बेटे अभिजीत चटर्जी। हत्या की कोशिश, रेप और जबरन वसूली जैसे संगीन आरोपों में घिरे अभिजीत को जब कोर्ट ले जाया जा रहा था तो नाराज भीड़ ने उन पर अंडे और जूते बरसा दिए। वहीं दूसरी तरफ हुगली के उत्तरापाड़ा में टीएमसी पार्षद अर्नब राय ने आरोप लगाया कि करीब 30 बाइक सवारों ने उन पर हमला किया। उनका कहना है कि बचाव करने आई उनकी गर्भवती पत्नी और मां के साथ भी मारपीट की गई और अंडे फेंके गए। हालांकि बीजेपी नेता गौतम मांझी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए इन्हें झूठा बताया। फिलहाल पुलिस दोनों ही मामलों की मुस्तैदी से जांच कर रही है। कई अंडे बरस रहे हैं तो कहीं जनता का आक्रोश देखकर दबंगों के हौसले पस्त हैं। इसी खौफ का नतीजा है कि अब टीएमसी के नेता कटमनी लौटाने पर मजबूर हैं। तस्वीरें साउथ 24 परगना के फाल्ता के देवीपुर इलाके से सामने आई है। आरोप है कि हाउसिंग स्कीम के लाभार्थियों से वसूली गई कटमनी अब वापस की जा रही है। साउथ 24 परगना के फाल्टा में रीजनल प्रेसिडेंट सौमित्र मंडल के करीबी सुमित हल्दर और सुमित मंडल खुद लोगों के घर जाकर हाउसिंग स्कीम का पैसा लौटा रहे हैं। बूथ नंबर 80 के देवीपुर में पंचायत मेंबर रिम्पा मंडल और डिप्टी चीफ के पति भी चुपके से पैसे लौटाते दिखे। वहीं इलाके के दबंग जहांगीर खान का साथी अब गांव में जिंदा रहने के लिए गरीब मछुआरों को कटमनी वापस कर रहा है। बंगाल में टीएमसी के गुंडे और छुटभइये नेता ही नहीं, बड़े लीडर्स भी अपने किए का हिसाब देने में जुटे हैं। टीएमसी के नंबर 2 नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को आज सीआईडी ने सिग्नेचर जालसाजी की जांच में पूछताछ के लिए बुलाया। अभिषेक बनर्जी दोपहर 12 बजे भवानी भवन में पेश हुए। अभिषेक बनर्जी को ईडी ने 15 जून को प्राइमरी शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के लिए समन भेजा। तो वहीं 16 जून को अमित शाह के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में अभिषेक बनर्जी को सीआईडी के सामने पेश होना। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट अभियान भी तेजी से जारी है। शुभेंदु सरकार के एक्शन के बीच ताजा मामला नादिया जिले से आया, जहां से 57 कथित बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच इन सभी 57 लोगों को कृष्णनगर जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया। इनमें से 30 लोगों को कृष्णनगर और 27 लोगों को रानाघाट पुलिस जिला क्षेत्र से हिरासत में लिया गया, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। पूछताछ में इन लोगों ने खुद के बांग्लादेशी नागरिक होने की बात कबूली है। हिरासत में लिए गए लोगों का कहना है कि वो अलग अलग समय पर भारत आए थे। कुछ का कहना है कि वे 1 साल पहले भारत आए थे तो कुछ पिछले 4 साल से यहाँ अवैध रूप से रह रहे थे। लेकिन अब बंगाल में परिवर्तन के बाद इन अवैध घुसपैठियों को जल्द ही बंगाल की जमीन छोड़नी होगी। और अब बात पाकिस्तान के हाइब्रिड निजाम और उनके गदहा प्लान की। दरअसल बर्बाद मुल्क को चलाने के लिए शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से अपने भरोसेमंद को आगे कर दिया है और पाकिस्तान में एक बार फिर मुल्क को चलाने का जिम्मा गधों के ऊपर आ गया है। पाकिस्तान अब गधों के भरोसे अपना पेट पालने का उपाय ढूंढ रहा है और गरीबी से परेशान जनता सीने पर पत्थर रखकर अपनी किस्मत पर रो रही है। अपने हुक्मरानों को पाकिस्तानी कोस रहे हैं। जी जनाब, पाकिस्तान में इंसान मुसीबत बन चुके हैं। शहबाज सरकार के पास आवाम को देने के लिए नौकरी नहीं है, आवाम के लिए रोटी, कपड़ा, मकान मयस्सर नहीं है और अब गधों के भरोसे शहबाज अपने मुल्क की गाड़ी को खींचने की जुगत में जुटे हैं। दरअसल कटोरा छाप पाकिस्तान ने बजट के खेल में एक नया शिगुफा तैयार किया है। पाकिस्तान ने गधों को लेकर एक नया एक्सपोर्ट प्लान तैयार किया है। पाकिस्तान चीन को गधे का मांस, खाल और अन्य उत्पाद निर्यात बढ़ाने की तैयारी में है। चीन में गधे के मांस, दूध और इजियाओ जेलेटिन की भारी डिमांड है और इसके लिए चीन से निर्यात के लिए सैनिटरी प्रोटोकॉल समझौते किए गए हैं। गधे के मांस के लिए ग्वादर को हब बनाने की तैयारी है। ग्वादर फ्री जोन में नया डंकी स्लॉटर हाउस बनाने को मंजूरी दी गई है और इस कारोबार के लिए लाइसेंस प्राप्त कंपनियों की गिनती 2 तक पहुंच गई है। यानी गधों से लैस पाकिस्तान गधा प्रूफ होकर अपना आज और कल बचाने की फिराक में है। लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान भिखमंगा है। पाकिस्तान में हालात बदतर हो चुके हैं। पाकिस्तानी आवाम को खाने के लाले पड़े हैं। पाकिस्तान में रोटी बोटी की जंग छिड़ी है और अब तो ये बात खुद पाकिस्तानी भी कबूल कर रहे हैं।
क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में सिर्फ 2 चीजों के प्रोडक्शन में नंबर 1 है? जी हाँ, पहला है आतंकी, जिसके लिए जिन्ना लैंड वर्ल्ड फेमस है, और दूसरा है गधे, जिनके भरोसे पाकिस्तानी इकोनॉमी के छेद भरने की कोशिश हो रही है। दरअसल 2024-2025 में पाकिस्तान में गधों की गिनती 60 लाख के आसपास थी, जो 2025-26 में बढ़कर 62 लाख को पार कर चुकी है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान सरकार की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2025-2026 गवाही दे रही है कि पाकिस्तान तबाही की दहलीज पर है। जानते हैं कैसे? दरअसल पाकिस्तान पर कुल सार्वजनिक कर्ज लगभग 80,500 अरब पाकिस्तानी रुपए यानी 80.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए पहुंच गया है। इसमें करीब 56,000 अरब रुपए घरेलू कर्ज शामिल है, जबकि लगभग 24,500 अरब रुपए विदेशी कर्ज है। यानी पाकिस्तान के हर नागरिक पर औसतन 3.3 लाख पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है। जिस मुल्क की आवाम हार मान चुकी हो, उस मुल्क का भविष्य क्या होगा शायद ये बताने की जरूरत नहीं है। मगर हैरानी इस बात की होती है कि लाचारी बेबसी के बाद भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान से बराबरी की बात करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये खुद एक पाकिस्तानी की जुबानी ही सुन लीजिए। हिंदुस्तान की आबादी दुनिया में सबसे बड़ी होने के बावजूद हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान की तरक्की किसी कॉपीराइट को पाकिस्तान कॉपी करने की कोशिश में है, लेकिन इन मूर्खों को कौन समझाए कि एक रात की बात नहीं है। हिंदुस्तान की आबादी देश की सबसे बड़ी ताकत है और पाकिस्तान में यही आबादी मुल्क के लिए अभिशाप बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में 132 दिनों से जारी भीषण जंग एक बार फिर समझौते की दहलीज से खिसकती दिख रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि रविवार को शांति समझौते पर साइन हो जाएंगे, लेकिन ईरान ने अपने सख्त तेवर में कोई नरमी नहीं दिखाई। इतना ही नहीं, ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और नए टैक्स कानून को लेकर अब भी अड़ा हुआ है। यानी एक बार फिर खाड़ी में शांति की उम्मीद टूटती नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या दुनिया अमन की तरफ बढ़ेगी या ट्रंप की शर्तें महाविनाश का नया रास्ता खोल देंगी? खाड़ी युद्ध को नहीं विराम, फेल ट्रंप का संडे प्लान। खलीफा ने किया ऐलान, यूएस के आगे नहीं झुकेगा ईरान। 28 फरवरी 2026 यही वो तारीख थी जब मिडिल ईस्ट में बारूद का ऐसा ज्वालामुखी फटा जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ मोर्चा खोला और देखते ही देखते 132 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई दिया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दिया। ईरान की रीढ़ कहे जाने वाले खार्ग आइलैंड के तेल डिब्बों को निशाना बनाया गया, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ गई। इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे संवेदनशील समुद्री नस यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी कर दी गई। इसी उतार चढ़ाव के बीच अब आखिरकार वो मोड़ आ गया है जहां युद्ध विराम की सुगबुगाहट तेज हो गई है। लेकिन इस शांति के रास्ते में ट्रंप की एक ऐसी धमकी आ गई है जिसने ईरान के कान खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक दावा कर दिया कि इसी रविवार को ईरान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने वाले हैं। ट्रंप ने साफ कहा कि डील होते ही हॉर्मुज स्ट्रेट को सभी जहाजों के लिए खोल दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने शर्त रख दी कि हालात सामान्य होते ही अमेरिका ईरान का सारा एनरिच्ड यूरेनियम वहां से निकालकर नष्ट कर देगा। लेकिन ईरान भी अपनी अड़ियल रुख पर कायम है, परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने को तैयार नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने ट्रंप के रविवार वाले दावे को खारिज कर दिया। ईरान ने साफ कहा कि रविवार को कोई साइन नहीं होने वाले हैं। हालांकि डील में भी कुछ दिन और लगेंगे क्योंकि तारीख तय नहीं है। हालांकि एक तरफ डील को लेकर दावे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान ने उल्टा अमेरिका को तेवर दिखाते हुए कह दिया है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में नया कानून ला रहा है। अब वहां से गुजरने वाले जहाजों पर नजर रखी जाएगी और सेवाओं के बदले टैक्स वसूला जाएगा। स्थिति बिल्कुल साफ है। 132 दिनों की भीषण जंग के बाद दोनों देश समझौते के टेबल पर तो आ गए हैं, लेकिन शर्तें अब भी ऐसी हैं जो बारूद के ढेर को कभी भी भड़का सकती हैं। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान का परमाणु वजूद खत्म हो जाए, लेकिन ईरान अपनी संप्रभुता और परमाणु कार्यक्रम पर अड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि आने वाले कुछ दिन दुनिया को अमन की तरफ ले जाते हैं या फिर ट्रंप की वो आखिरी चेतावनी मिडिल ईस्ट को किसी बड़े विनाश की तरफ धकेल देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वो तारीख थी 28 फरवरी 2026 जब अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमानों ने ईरान के आसमान को बारूद से पाट दिया था।
उस काली रात के पूरे 132 दिन बाद ईरान ने आखिरकार वो ऐलान कर दिया जिसे सुनकर पूरी दुनिया सन्न है। ईरान के सबसे ताकतवर शख्स और पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की तारीखों का आधिकारिक ऐलान किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। 40 दिन तक चले इस महायुद्ध में ईरान को बहुत कुछ खोना पड़ा। ईरान की धड़कन कहे जाने वाले खार्क आइलैंड को निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अमेरिका ने ऐसी नाकेबंदी की कि ईरान घुटनों पर आ गया। यही नहीं, हॉर्मुज का रास्ता बंद होने पर दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। लेकिन इस हमले में ईरान को जो सबसे बड़ा जख्म मिला वो था उसके सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई का खात्मा। अमेरिकी और इजरायली बमों ने न सिर्फ खामेनेई बल्कि उनके परिवार के 4 और सदस्यों को भी मौत की नींद सुला दिया। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई, मिसबा अल-हुदा बाकेरी कनी, सैयदा बुशरा हुसैनी खामेनेई, जहरा हद्दाद आदेल और जहरा मोहम्मदी गोल पायगनी सब के सब इस भीषण हमले में मारे गए। ईरान की सल्तनत का सिर कट चुका था और देश गहरे सदमे में डूब गया था। खामेनेई की मौत के बाद पूरी दुनिया में एक ही सवाल था, ईरान का अगला कदम क्या होगा। कायदे से खामेनेई का अंतिम संस्कार 4 मार्च 2026 को होना था, लेकिन ऐन वक्त इसे टाल दिया गया। अब जब दोनों महाशक्तियों और ईरान के बीच पर्दे के पीछे एक बड़ी डील की सुगबुगाहट शुरू हुई, तब जाकर ईरान ने अपने नेता को अंतिम विदाई देने का हौसला जुटाया है। ईरान की आधिकारिक कमेटी फॉर द कमेमोरेशन ऑफ द एसेंशन ऑफ द मुजाहिदीन शहीद इमाम ने आखिरकार वो सरकारी शेड्यूल जारी कर दिया जिसका इंतजार महीनों से था। राजकीय सम्मान के साथ होने वाला यह अंतिम संस्कार पूरे 5 दिनों तक चलेगा, जो ईरान की राजधानी तेहरान से शुरू होकर पवित्र शहर मशहद तक जाएगा। शेड्यूल के मुताबिक 4 और 5 जुलाई को तेहरान के खुमैनी मोहल्ला में लाखों की भीड़ अपने नेता को आखिरी विदाई देगी। 6 जुलाई को तेहरान की सड़कों पर शव यात्रा निकलेगी, तो 7 जुलाई को ये कारवां पवित्र शहर कोम पहुंचेगा और आखिरकार 9 जुलाई 2026 को उत्तर पूर्वी शहर मशहद की ऐतिहासिक रजा इमाम मस्जिद में अयातुल्लाह अली खामेनेई और उनके परिवार के 4 सदस्यों के पार्थिव शरीर को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया जाएगा। तो 28 फरवरी की उस विनाशकारी रात के ठीक 4 महीने बाद ईरान अपने सबसे बड़े नेता को विदा करने जा रहा है। ये सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं, बल्कि बदलते हुए मिडिल ईस्ट की वो तस्वीर है जो ये बताएगी कि क्या अमेरिका के साथ होने वाली डील कामयाब होगी या फिर खामेनेई को दफनाने के बाद ईरान में बदले की एक नई और खूनी स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।